नमस्कार दोस्तों, वर्ग एक डीवी रिलेटेड अपडेट के साथ आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत है। आप लोगों के द्वारा 18 जून तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड और स्कूल चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली गई है और अब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में डीवी को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि क्या सर मार्कशीट के अलावा डिग्री भी लगेगी और अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगेंगे, कैसा पता चलेगा कि हमारा डीवी कब होने वाला है और डॉक्यूमेंट्स फाइल हमको कैसे तैयार करना है, किस क्रम में डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, और इसके अलावा तमाम प्रकार के डाउट्स उनके मन में हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ ही अंत में आपके डीवी के एक्सपीरियंस को भी मैं अपना शेयर करने वाला हूं, क्योंकि डीवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों, जहां पर लोग सिलेक्ट होने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आपको वेरिफिकेशन के समय डीपीआई के द्वारा स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार करके लाने के लिए कहा गया है। लेकिन आपको हम बताएंगे कि वास्तव में आपको कितनी फाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी और उन फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट का क्रम क्या होगा। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताई जाएगी। तो आपको बता दूं कि आप जो फाइल के सेट्स बनाने वाले हैं उन फाइल के सेट्स में कुछ प्रपत्र आपको भरकर तैयार करने होंगे। आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रपत्र को। यह प्रपत्र आपको टीआरसी की साइट पर मिल जाने वाला है। इसको आप वहां से डाउनलोड करें और इसको अनिवार्यतः भरकर ले जाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको भरना है और किस क्रम में जमाना है, उसका एक क्रमांक भी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम आप डालेंगे, यहाँ पर पुत्र पुत्री या पत्नी का नाम डालेंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे और विषय और साथ में अपना आधार कार्ड में जो मेंशन एड्रेस है उसको भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप यहाँ अनिवार्यतः डालें और वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जिससे कि आपने लॉगिन वहां पर किया था। अब इसके बाद बात आती है इन कॉलम्स को भरने की। सबसे पहले बात करते हैं टीईटी की अंक सूची। जी हाँ, ये पात्रता परीक्षा की अंक सूची होगी। उस पात्रता परीक्षा की अंक सूची के अनुसार आपको विषय डालना है, आपके अंक डालना है और आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया था, 2018 या 23, उसको भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद दूसरी बात आती है चयन परीक्षा की अंक सूची की। तो उसमें आप यहाँ पे अपना विषय डालेंगे और चयन परीक्षा के अंक भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तीसरी आपकी जो यहाँ पे सूची आने वाली है, इसमें प्रवर्ग या श्रेणी की बात करेंगे। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को छोड़कर जो शेष कैंडिडेट है उनके द्वारा यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आपका जो पॉइंट होने वाला है वह हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की अंक सूची के अनुसार आपको यहाँ पे अपनी जन्मतिथि मेंशन करना है। पांचवा आपका पॉइंट होगा ग्रेजुएशन के जो मुख्य विषय हैं, तीनों वर्षों के या सभी सत्रों की जो आपकी अंक सूची है, या सेमेस्टर अगर आपका है तो प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची को आपको यहाँ पे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के रूप में संलग्न कर देना है। छठवीं जानकारी जो आप फिल करेंगे वो होगी स्नातकोत्तर का विषय एवं श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पीजी में विश्वविद्यालय का जो नाम आपका था और प्रथम और द्वितीय वर्ष आपने किस सन में और किस प्राप्तांक के साथ और किस डिवीजन के साथ यहाँ पे उत्तीर्ण किया है, उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सातवां पॉइंट की बात करते हैं तो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं मोड दैट मीन्स आपने किस मोड में इस स्नातकोत्तर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, मतलब आपने प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है या आपका डिस्टेंस लर्निंग मोड में हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आठवां पॉइंट आपका बीएड परीक्षा के संबंध में होगा कि आपने किस वर्ष इसे उत्तीर्ण किया है और आपका मोड क्या था। दैट मीन्स आप प्राइवेट थे, आपने रेगुलर किया था या डिस्टेंस लर्निंग मोड के द्वारा आपकी ये डिग्री प्राप्त की गई है। आठवां पॉइंट अतिथि शिक्षकों के संबंध में होने वाला है कि अगर अतिथि शिक्षक है तो उस स्थिति में आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो है उसके सत्र लिखना होगा और सत्रवार अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न भी करना होगा। आप यहाँ पे सत्र के आप लिख सकते हैं और उसके अलावा उन सत्रों में आपके द्वारा कितने दिन टीचिंग की गई है, अध्यापन किया गया है, उसे भी लिखना होगा। अब यहाँ पे आपके कुल दिवस भी नीचे आपको यहाँ पे टोटल में मेंशन करना होगा। 10वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आप दिव्यांगता की श्रेणी में हाँ या नहीं करेंगे। इसके साथ ही अपने दिव्यांगता का प्रतिशत भी आप लिखेंगे। भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में भी आपको हाँ या नहीं लिखना है और यदि भूतपूर्व सैनिक है तो कब से कब तक आपने सेवा दी है उसे भी आपको मेंशन करना होगा। 11वां आपका मोस्ट यहाँ पे आईएमपी जानकारी जो होने वाली है वो है रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक। जी हाँ, आपका रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ आपको लिखना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही किस दिनांक में आपने ये रोजगार पंजीयन बनवाया है इसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। 12वां पॉइंट होगा कि क्या पूर्व से शासकीय सेवा में है विभाग का नाम। अगर आप पहले से शासकीय सेवा में हैं तो आपको विभाग का नाम लिखना होगा, विभाग में आप किस पद पे है ये भी मेंशन करना होगा और इसके अलावा आपने जो एनओसी ली है उस एनओसी को भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा 13वां जो आपका पॉइंट होने वाला है वह आयु के छूट से संबंधित होने वाला है, जिसमें आप आयु छूट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे विवरण के रूप में देंगे और इसके अलावा आपके द्वारा नोटरी के द्वारा किसी प्रकार की कोई अगर एफिडेविट बनवाया गया है सरनेम परिवर्तन संबंधी या किसी प्रकार की त्रुटि सुधार
अनुसार संबंधी, तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अंत में आप यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। फिर निरीक्षणकर्ता द्वारा जो टिप लिखना है उनके द्वारा लिखी जाएगी और वो अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, आपको फाइल्स दिखाई दे रही है। आपको इन्हीं प्रकार की फाइल्स को तैयार करके ले जाना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स इसी प्रकार की फाइल्स में अटैच होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कोबरा फाइल लिखा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की फाइल होती है। लेकिन आप इसके अलावा भी अन्य फाइल मार्केट से ले सकते हैं, जो कि आपको 20 से 25 रुपये की रेंज में मिल जाने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको कितने सेट तैयार करने होंगे। तो आपको बता दूँ कि वहाँ पर निर्देश में आपको केवल 2 सेट की बात कही गई है, लेकिन आपको 3 सेट तैयार करना है। और चौथा सेट जो होने वाला है आपका आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से संबंधित होने वाला है। इस प्रकार आपके कुल 4 सेट होने चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में आपको वहां नहीं रहना है। आपको पहले से ही 4 सेट तैयार कर लेना है। और ये सेट्स किस प्रकार से आपको तैयार करने होंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स का क्रम क्या होने वाला है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आपके जो 4 सेट्स डॉक्यूमेंट्स के होंगे, इसमें केवल 2 सेट सत्यापन अधिकारियों के द्वारा जमा कर लिए जाएंगे। आपका जो तीसरा सेट्स होगा, आपको इसको वापस घर ले जाना है। और इस सेट के माध्यम से आपको आगे भी जो कई सारे सेट्स ज्वाइनिंग के समय लगेंगे, उससे आप फोटोकॉपी कराएंगे। बार बार आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और चौथा जो सेट्स होगा दोस्तों, वह आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से संबंधित होना चाहिए, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का क्रम वही रखना है जो आगे मैं फाइल में डॉक्यूमेंट्स क्रम रखने के संबंध में आपको बताने वाला हूँ। अब संक्षिप्त में देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपको फाइल में डॉक्यूमेंट्स के क्रम को रखना है। इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हां, आपके द्वारा जो मार्कशीट अपलोड की गई है, उन्हीं मार्कशीट को लेकर आपको जाना है और निश्चिंत होकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कितने सेट तैयार करना है। जी हाँ, विभाग के द्वारा आपको 2 सेट तैयार करके लाने की बात कही गई है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 सेट तैयार करना है। अब यह फाइल किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से आप सेट तैयार करेंगे, आगे इसको देखते हैं। दोस्तों आपको फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स किस क्रम में अरेंज करना है, बात उसकी यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जो भी फाइल बनाएंगे, उस फाइल में सबसे ऊपर आपके द्वारा जो प्रपत्र भरा गया है, जिसकी बात हमने अभी की है, उसको रखना होगा। उसके बाद आपके पहले नंबर यानी कि दूसरे नंबर पे जो फाइल में डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, वह है पात्रता परीक्षा की अंकसूची। जी हाँ, ESB के द्वारा आपकी जो अंकसूची जारी की गई है, उस अंकसूची को आपको यहाँ पर सबसे दूसरे क्रम में रखना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए 10वीं या 12वीं की अंकसूची जो भी आपने मेंशन किया है, उसे जरूर लगाना होगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपकी जो होने वाली है, वो है स्नातक उपाधि की अंकसूची, यानी कि PG में सभी सेमेस्टर या वर्ष जिसमें भी आपने किया हो, उन सभी को आपको यहाँ पर क्रम से जमाना होगा। आपके 5वें क्रमांक में जो आपकी अंकसूची होने वाली है, वह आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर या वर्षों की होने वाली है। 6वां आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित। जी हाँ, आपका ST SC OBC या EWS जो आपकी कैटेगरी है, उससे संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे 6वें क्रम में लगाना होगा। और यह जाति प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए। 7वें क्रमांक में आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, यह होगा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये उनके लिए होने वाला है। और दोस्तों बता दूं कि ये भी आपका डिजिटल ही होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्रमांक की, जो होगा अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। यह भी DO द्वारा सत्यापित डिजिटल साइन किया हुआ होना चाहिए। आपका अगला जो डॉक्यूमेंट्स होगा, वो आपकी दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में अगर आप हैं, तो उससे संबंधित नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया लगाया जाना चाहिए। इसके बाद अगला आपका डॉक्यूमेंट्स क्रम में जो होगा, वो होगा BEd की अंकसूची। जी हाँ, आपने अगर सभी सेमेस्टर या वर्षों में किया है, तो आपको सेमेस्टर या वर्षों के आधार पर आपके क्रम से अंकसूचियों को लगाना होगा। इसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट्स आयु संबंधी छूट के संबंध में प्रमाण पत्र होगा। ये उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो आयु संबंधी छूट का लाभ ले रहे हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स आपका होगा मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, जिसका जिक्र हमने उस प्रपत्र में भी किया था। इसको आपको लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपने अगर किसी प्रकार से उपनाम परिवर्तन की स्थिति में कोई शपथ पत्र बनवाया होगा, एफिडेविट बनवाया होगा, तो उस शपथ पत्र या एफिडेविट को भी आपको लगा देना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे क्रम होने वाले हैं। इसके अलावा भी अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आप अपने परिचय के लिए आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में दोस्तों आपको नहीं रहना है। वहाँ का जो वातावरण होने वाला है, बहुत ही अनुकूल होने वाला है। वहाँ पे जितने भी सत्यापनकर्ता अधिकारी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आपको निर्धारित समय जो दिया है, उस निर्धारित समय से पहले ही डॉक्यूमेंट सेंटर में पहुँच जाना है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, वो आपके समय से थोड़ा लेट पहुँचते हैं और लेट होने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं होते हैं, तो वो फाइल वहीं पर तैयार करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जब नाम पुकारा जाता है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते और हड़बड़ी में वो लेकर जाते हैं और अधिकारियों द्वारा उन्हें फटकार भी लगा दी जाती है।
आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पर जो सत्यापनकर्ता अधिकारी मौजूद होते हैं उनके द्वारा बहुत ही सहयोगात्मक रवैया अभ्यर्थियों के लिए अपनाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके द्वारा दो कठिन परीक्षाओं को पास करके इस मुकाम को हासिल किया गया है। इसलिए भी आप समय समय पर उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर बाहर खुशी खुशी आ जाएंगे और अपने स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार करेंगे। हमारे समय में भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा हुआ था तो बहुत ही अच्छे से अधिकारियों के द्वारा हंसी मजाक भी हमारे साथ किया गया था और माहौल को बहुत ही फ्रेंडली बना दिया गया था। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का फ्रेंडली माहौल ही आपका वहाँ रहने वाला है। बस आपको अपनी तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं करना है। आप कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, आप इस बात को याद रखें। बिल्कुल आपको स्मूथ रहना है, किसी भी प्रकार से कोई हड़बड़ी आपके द्वारा नहीं होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहती है और आगे भी आप तक आती रहेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।